नमस्कार। आज हिंदी के जाने माने कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार असगर वजाहत हमारे साथ हैं। उदयपुर आकाशवाणी के श्रोताओं के सम्मुख मैं असगर वजाहत साहब से कुछ बातचीत करना जा रहा हूं। बातचीत से पहले असगर वजाहत साहब का संक्षिप्त परिचय देना जरूरी है। असगर वजाहत हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में आप प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा जिन कारणों से हिंदी के पाठक आपको पसंद करते हैं वो आपका लेखन है, और लेखन भी बहुआयामी। एक कहानीकार के रूप में असगर वजाहत साहब ने शुरुआत की थी और पहला कहानी संग्रह आपका छपा था अंधेरे से, और वह संग्रह था पंकज बिष्ट के साथ संयुक्त रूप से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने कहानी के साथ साथ नाटक, उपन्यास, निबंध, यात्रा आख्यान और दूसरी विधाओं में भी लिखना शुरू किया। और आज हम ये कह सकते हैं कि असगर वजाहत हिंदी के उन गिने चुने लेखकों में से हैं जिन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और यात्रा आख्यान, इन 4 विधाओं में प्रथम श्रेणी की पुस्तकें हिंदी साहित्य को दी है। यदि मैं थोड़ी सी पुरानी शब्दावली का प्रयोग करूं तो मैं कह सकता हूं कि हिंदी का भंडार भरने वालों में, उसमें श्री वृद्धि करने वालों में असगर वजाहत का नाम अग्रगण्य है। तो असगर साहब ने अभी पिछले दिनों आपका एक कहानी संग्रह आया था भीड़ तंत्र, और अब आपका नया संग्रह आने वाला है कूड़ा समय। और जो पहला संग्रह जिसका मैंने जिक्र किया था अंधेरे से, बाद में जो पहली स्वतंत्र पुस्तक आपकी कहानी की आई वह थी दिल्ली पहुंचना है। तो असगर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहानी यात्रा जो आपकी है दिल्ली पहुंचना है से लगाकर कूड़ा समय तक, इस लंबी, सुदीर्घ और दिलचस्प यात्रा के कुछ अंश या कुछ संस्मरण हमको सुनाएं। कैसे आप कहानी की दुनिया में आए और कैसे आप एक, ये कह सकता हूँ मैं कि एक प्रयोगधर्मी कथाकार होते हुए भी पाठकों के मकबूल, पाठकों के प्रिय कथाकार बन गए। देखिए, ऐसा है कि कहानी जो मैंने लिखना शुरू की तो वो उस समय जो कहानी का फॉर्मेट था जी, वो फॉर्मेट जो है वो प्रेमचंद के ज़माने से विकसित हुआ था, जी, और तब वो हम लोगों तक पहुंचा था। और उस फॉर्मेट के बारे में पहले तो ये बिल्कुल नहीं लगता था कि ये दरअसल यूरोप से प्रेरित है। जी, जी, यूरोपीय कहानी का जो ढांचा होता है, जी, इसमें कथानक है, कथोपकथन है, पात्र हैं, परिवेश है, क्लाइमेक्स है, चरम उत्कर्ष है। जी, लेकिन बाद में ये लगने लगा कि प्रेमचंद से पहले जो हमारी कहानियाँ थीं, जातक कथाओं की कहानियाँ, मौखिक परंपरा की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, जी, हाँ, इस तरह से भी क्यों न लिखा जाए। जी, तो इसका मुझे मौका मिला और कहानी के फार्म को लेकर मैंने तरह तरह के प्रयोग करना शुरू किए। जी, और आप जानते हैं कि प्रयोग करना थोड़ा सा ऐसा काम होता है कि जिसमें खतरा होता है। जी, हाँ, प्रयोग किया, असफल हो गया तो आपकी जो सफलता है वो भी उसी के पीछे चली जाती। जी, लेकिन ये रिस्क लेते हुए मैंने कहानी को कई तरह से मोड़ा। जी, कभी उसको मैंने मौखिक कहानी के साथ उस तर्ज के ऊपर लिखा, कभी मैंने पंचतंत्र के तौर पर लिखा, जी, कभी मैंने ऐसी प्रतीकात्मक कहानियाँ लिखी जैसी कि डंडा, और हाँ, इस तरह की बहुत सी। फिर जो अब्स्ट्रैक्ट कहानी होती, अमूर्तन, जी, 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 अमूर्तन में भी मैंने बहुत लिखा, जी, प्रयोग भी बहुत किए। कविता के उपादानों का कहानी में प्रयोग जी, 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 काफ़ी किया। तो इस तरह से ये यात्रा चलती रही। जी, जी। जो अगर मैं याद करूं तो मुझे याद आता है कि जिस कहानी से हिंदी के पाठकों ने आपको पहचानना शुरू किया, पसंद किया, वो कहानी थी केक। मेरे पसंदीदा कहानीकार स्वयं प्रकाश ने लिखा है एक जगह कि केक कहानी ऐसी कहानी थी जो झुंझला देती है, वो आपको गुदगुदाती नहीं है, आपको परेशान करती है। और मैं अब जब उस कहानी को, उसके लिखे जाने को लगभग 50 साल का समय हो गया है, मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि डेविड साहब की असफलता नहीं है उस कहानी में,
ऐसा मानना चाहिए हमें कि वो आज़ाद हिंदुस्तान के एक भले नागरिक की असफलता है। तो उस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में या उस कहानी के लिखे जाने के संबंध में कुछ, तो श्रोताओं को अच्छा लगेगा। देखिए, ये दिल्ली में मैं तब नया नया आया था और मंगलेश डबराल, जी त्रिनेत्र जोशी जी और आनंद स्वरूप वर्मा, इन सब लोगों का ग्रुप था कॉफ़ी हाउस का, जी यहाँ बैठते थे। एक दिन मैंने ये कहानी लिखने के बाद मंगलेश को ला के दी जी और मैंने मंगलेश से कहा कि तुम इस कहानी को पढ़ के मुझे बताओ। हम्म तो मंगलेश ने कहानी पढ़ी और अगले ही दिन मुझे काफ़ी हाउस में बोला कि भाई ये तो अच्छी कहानी बन पड़ी है हम्म और ये कहानी दरअसल जो है वो एक मोहभंग की जो स्थिति उस समय थी जी जी उसकी कहानी है। हम्म ये एक पूरी पीढ़ी जो है, पीढ़ी की त्रासदी की कहानी है और इसको छपने के लिए दे दो। तो एक पत्रिका आरा से निकालते थे, चंद्रभूषण तिवारी, वाम वाम, तो उसमें ये छपी। उसके बाद फिर पंकज बिष्ट ने आजकल में छपी और कई जगह छपी। जी तो अब देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि मेरे सामने ये रास्ता था जी कि मैं इसी कहानी की तर्ज पर, जी जी इसी कहानी जैसी और कहानियाँ लिख दूँ, क्योंकि ये सफल हो गई थी। जी लेकिन मुझे लगा कि ये तो बड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, ये तो बेईमानी हो जाएगी, है ना, जी क्यों ना नया ढंग अपनाया जाए। तो बाद की जो कहानियाँ लिखी उसमें आपको एक जैसी कहानियों की बनावट, संरचना नहीं मिलेगी, बिल्कुल वो नहीं अलावा अलग संरचना है उनकी, जी 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 है ना। जी जी तो संरचना को लगातार बदलते रहना। जी तो क्या कहानी का जिक्र हो रहा था इसमें, तो ये दरअसल जैसा कि आपने कहा कि ये एक ईमानदार और मेहनती, सजग, पढ़ी लिखी पीढ़ी के मोहभंग की कहानी है, ट्रेजिडी की कहानी है। जी और चूँकि उस समय और आज भी लोगों का लगाव, लोगों का झुकाव उसके प्रति होता है कि जो वंचित है। जी 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 तो वंचित के प्रति एक सहानुभूति की जो भावना है वो इस कहानी में आती है, जो इसको लोकप्रिय बनाती है। जी 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 तो कहानी की दुनिया में बाद में हमने देखा कि ख़ास तौर पर आपातकाल के समय में आपने काफ़ी प्रयोग किए, प्रतीकात्मक कहानियाँ लिखी और जिसे कहना चाहिए कि कई बार ऐसा लगता है लघु कथाओं जैसी कहानियाँ भी आपने लिखी। लेकिन मैं देखता हूँ कि कहानियाँ लिखते लिखते अचानक उसी दौर में 80 के दशक में आपका एक नाटक आता है जिस लाहौर नई व्याख्या, और वो नाटक बड़ा लोकप्रिय होता है। उसके देश भर में बल्कि दुनिया भर में अब तो मैं कह सकता हूँ कि मंचन होते हैं। तो ये कहानी से नाटक की तरफ मुड़ना किस तरह हो गया और इसके क्या कारण थे? देखिए, लिटरेचर में, साहित्य में, या कह सकते हैं आप कलाओं में, जी एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं द्वंद्व। जी 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 तो द्वंद्व सैकड़ों प्रकार के होते हैं, चित्रकला में भी होगा, कहानी में भी होगा, उपन्यास में, संगीत में भी होगा, है ना। तो ये जो द्वंद्व का एलिमेंट है ये लोगों को बांधता है, आकर्षित करता है। और मुझे ये लगता है कि जब तक आप के प्रति, रचना के प्रति लोगों की तवज्जो नहीं होगी तब तक वो बेकार है। जी तवज्जो होना चाहिए उनकी, वो उसको पढ़ें। जी 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 तो द्वंद्व का तत्व जो है वो मुझे शुरू से ही आकर्षित करता रहा और इसी आकर्षण के कारण फिर नाटक लिखने की तरफ रुझान हुआ। जी नाटक भी मैंने काफ़ी पहले से लिखने शुरू कर दिए थे। जब मैं अलीगढ़ में था, कहानी लिखता था, उसी समय एकांकी आदि कुछ लिखे। जी और दिल्ली आ गया तो दिल्ली में पहला नाटक जो लिखा मैंने, फुल लेंथ नाटक, वो था इन्ना की आवाज़। जी 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 उसके बाद फिर लिखा वीर गति। जी उसके बाद एक दो नाटक और लिखे, फिरंगी लौट आए। फिरंगी लौट आए। फिर ये है कि एक ऐसा विषय ये मिला जिस लाहौर ने देखा, क्या विषय कि जो एक प्रकार की मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ विषय है। जी 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 जी
और मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो तो सदा महत्व की रहती हैं, जी सदा आकर्षित करती हैं। और यही कारण है कि ये इस नाटक का न सिर्फ हिंदी में बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में और विदेशों में लगातार इसके शो हुए। और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने हजार से ऊपर शो हुए, क्योंकि अभी बम्बई में जो ग्रुप करता है उसने 4 समा शो किया था। ओहो, उन्होंने मुझे बुलाया, जी जो दिनेश ठाकुर का ग्रुप है, जी जी उन्होंने कहा कि हम इसका 4 समा शो करने जा रहे हैं, उसमें आप आइए। जी जी तो 400 शो एक ग्रुप ने किए हैं, जबकि इसको और भी ग्रुप करते रहते हैं, विदेशों में भी होता है। तो अच्छी इसकी लोकप्रियता रही। एक आपसे आग्रह करूंगा मैं कि अगर इस नाटक से जुड़ा हुआ कोई ऐसा दिलचस्प संस्मरण आप याद कर पाएं जो श्रोताओं को भी अच्छा लगे और ये भी बताता हो, जिससे ये भी पता चले कि दृश्य या श्रव्य कलाओं में, बल्कि कुल मिलाकर कलाओं में दिलचस्पी लेना और वो किस तरीके से हमें और अधिक संवेदनशील बनाती है और अधिक अच्छा बेहतर मनुष्य बनाती है, ऐसा कोई संस्मरण अगर आप याद कर पाएँ तो सुनाएं। देखिए, ये इसका सिडनी में शो हुआ, जी ऑस्ट्रेलिया में। जी 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 वहाँ एक पति और पत्नी देखने आए। पत्नी को आँखों की एक बीमारी थी जिसको कहते हैं आई डक, यानी आँखें सूखी रहती हैं जी और एक नर्व है वो खोली जाती है तो आँखों के अंदर पानी आता है और वो नॉर्मल होती है। जी ये दंपत्ति नाटक देखने आए। पत्नी जो है वो मुहाजिर परिवार की थी, यानी भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत से पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से फिर वो गया ऑस्ट्रेलिया। ओह, तो उनकी पत्नी ने जब ये नाटक देखा तो उन्हें अपने मुहाजिर परिवार की उस परिस्थितियों की याद आ गई जी जिनसे वे गुजरे थे जी और वो बहुत भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि उनको रोना आया और वो इतनी रोई, इतनी अधिक रोई कि अगले दिन जब वो ऑपरेशन के लिए गई डॉक्टर के पास तो उसने देखा उनकी आँखों को और कहा कि आपकी वो नर्व जो है वो इमोशनल प्रेशर से खुल गई है और अब आपकी आँख के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जी 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 मतलब नाटक जो है वो आँख का ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक बात है। मज़ेदार मैं बात। तो इस रूप में इस घटना को देख सकता हूँ कि कैसे साहित्य ने एक ऐसे परिवार को, जो कि भारत से पहले पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर माइग्रेट होकर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, कैसे उसे अपनी जड़ों से जोड़ दिया, कैसे उससे संवेदनशील बना दिया, भावुक बना दिया। बहुत सुंदर। असगर साहब, अभी पिछले दिनों आपको के बिरला फाउंडेशन का एक बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान मिला था एक अपने नए नाटक के लिए, महाबली के लिए। और मैं जानता हूं कि महाबली नाटक आपने भारत के पुराने एक समय में सम्राट रहे अकबर और भारत के सबसे महान कवि माने जाने वाले तुलसीदास के संबंधों पर लिखा है, यानी कि अकबर और तुलसीदास के संबंधों पर लिखा है। तो थोड़ा सा इस नाटक के बारे में श्रोताओं को बताएं, क्योंकि तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिनको घर घर में एक तरह से गाया जाता है या पढ़ा जाता है या जिनका आदर होता है, और अकबर भी एक ऐसे सम्राट के रूप में हमारे सामने इतिहास में और जीवन में आते हैं जिनके बारे में आज तक किंवदंतियाँ, आज तक बातें, कहावतें सुनने को मिलती है। तो इस नाटक का आइडिया कैसे आया और इस नाटक में क्या है, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, तुलसीदास को तो लंबे समय से पढ़ते आए हैं जी, और अचानक पढ़ते पढ़ते ये लगा कि तुलसीदास की कविता के बारे में तो बहुत लिखा गया है, काफ़ी समीक्षाएं हुई हैं, काफ़ी पुस्तकें हैं, रिसर्च हुई है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व के बहुत से पहलू छूट गए। जी, छूट इसलिए गए कि लिखने वालों ने प्राथमिकता दी उनके भक्ति भाव को। जी 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 उनके जीवन के उन संघर्षों को प्राथमिकता नहीं दी जो हमारे लिए आज भी रेलेवेंट हैं। जी, जैसे तुलसीदास ने विचार का लोकतांत्रिकरण किया। जी,
आइडिया को डेमोक्रेटाइज किया। जी राम कथा एक आइडिया है, उस आइडिया को वो जन जन तक ले गए। जी जी ये आज भी हमारे लिए एक चुनौती है, बहुत कठिन बात, कि हम विचार को लोगों तक कैसे ले जाएं। नंबर दूसरी बात, भाषाएं जो हैं वो एक ताले का काम करती हैं ज्ञान के ऊपर। हम्म आज जैसे ज्ञान पर अंग्रेजी का ताला लगा हुआ, उसी तरह से उस युग में राम कथा के ऊपर संस्कृत का ताला लगा हुआ था। जी तुलसीदास ने इस ताले को खोल दिया, तोड़ दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। तो भाषा के ताले को तोड़ना एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो भाषा से जुड़ा होता है जी और उसको चुनौती देना मामूली बात नहीं है। तुलसीदास ने उसको चुनौती दी। नंबर 3, तुलसीदास ने जो राज सत्ता है उसके साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। तो कवि और राज सत्ता के जो संबंध हैं वे कैसे संबंध हैं, कितने जटिल हैं, इसकी चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर अपने को महाबली कहलाना पसंद करता था जी ये इतिहास गवाह है, लेकिन नाटक में चर्चा होती है कि दरअसल महाबली है कौन। जो अपने समय और अपनी भौगोलिक सीमाओं में रह जाता है वो महाबली है, या जो भौगोलिक सीमाओं को, समय की सीमाओं को पार कर जाता है वो महाबली है। जी तो सिद्ध ये होता है कि दरअसल महाबली तो तुलसी है। बिल्कुल। अकबर तो अपने समय और अपने भूगोल की सीमाओं में बंद है, जबकि तुलसी ने उन सीमाओं को पार कर दिया। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो असगर साहब का जो नाटक है महाबली, उसमें उसकी बड़ी चर्चा हुई है, उसको के बिरला फाउंडेशन ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। असगर साहब, मुझे याद आता है कि आपने एक तो उपन्यास त्रयी लिखी है जो अलीगढ़ के आपके जीवन और अनुभवों पर है, कैसी आगी लगाई, बरखा रचाई, धरा अंकुराई, 3 उपन्यासों की एक श्रृंखला वो थी। इसके अलावा भी आपने उपन्यास लिखे हैं, 7 आसमान, और एक बम्बई के जीवन पर उपन्यास है, और भी कुछ उपन्यास हैं। तो मैं 7 आसमान पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि 7 आसमान उपन्यास के बारे में ये बात कही जाती है कि वो उसके बारे में 2 बातें एक साथ कही जाती है। पहली ये कि वो लगभग आत्मकथात्मक उपन्यास है, और दूसरी बात ये कही जाती है कि वो जिसे पलायन कहते हैं, या ये कहना चाहिए कि मनुष्य को एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है किन्हीं भी परिस्थितियों की वजह से। ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे विस्थापन का वो एक मार्मिक दस्तावेज है। तो इन दोनों बातों से आप कितना सहमत या असहमत होते हैं, और उस उपन्यास के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक कथा वस्तु का सवाल है, आप ये देखिए कि लेखक को जो अनुभव होते हैं वही आधार बनते हैं जी। अब वो जैसे के तैसे तो नहीं बन पाते हैं। उनके अंदर बहुत परिवर्तन आता है, उनके अंदर चेंज आता है, उनके अंदर जोड़ा घटाया जाता है। तो इस रूप में प्रेरित तो वो होते हैं एक प्रकार के जीवन के, लेकिन फिर उसके अंदर और चीज़ों का भी समावेश किया जाता है। कथानक इस प्रकार से जी। और कथानक में बहुत से पात्र, बहुत सी स्थितियाँ बहुत वास्तविक हैं, बहुत सी स्थितियाँ काल्पनिक हैं, लेकिन वो वास्तविकता के रंग में आ गई हैं, वास्तविक लगती हैं आपको, है ना। जी जी। दूसरा ये है कि देखिए, उसके इस उपन्यास के पूरे मर्म को समझने के लिए उपन्यास के शुरू में गालिब का एक शेर दिया गया है कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ समझे, घबराएं क्या। तो जीवन है और जीवन की गति है और वो निरंतर चल रहा है जीवन। उतार चढ़ाव, आना जाना, समय, योग, लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार, लोगों के कंसर्न। तो ये उपन्यास दरअसल एक प्रकार का सांस्कृतिक इतिहास है जी, है ना। जी जी।
और सांस्कृतिक इतिहास को देखना और समझना थोड़ा आलोचकों के लिए एक नया सा विषय बन जाता है। जी जी। तो वो इसको केवल विस्थापन से जोड़ दिया। विस्थापन एक मतलब आसान सा विषय है ना। लेकिन ये है कि ये सांस्कृतिक उथल पुथल और लोगों का, वर्गों का टूटना और बनना और बिगड़ना और इनके सरोकारों का अच्छा होना, ये एक रूप देना, फिर दूसरा रूप आना, फिर परिवर्तन हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी जटिल हैं। तो इसकी सही मानों में इस उपन्यास को लेकर के कोई गंभीर चर्चा बहुत कम हो पाई है। जी हुई जी है लेकिन बहुत कम हुई है। जी जी। एक ऐसे ही मैं याद करता हूँ, करीब 7-8 साल पहले आपकी एक किताब आई थी बाकरगंज के सैयद, जिस पर लिखा गया था कि वो एक आख्यान है, यानी कि एक ऐसी विधा है जिसे न हम ठीक ठीक उपन्यास कह सकते हैं, न कहानी, न नाटक, न संस्मरण, न रेखाचित्र, मतलब वो एक नैरेटिव है, आख्यान है। तो और उसमें भी मैं याद करता हूँ, मैंने पढ़ा है बाकरगंज के सैयद, उसमें भी कुछ बातें वे हैं जो हमने सात आसमान में भी पढ़ी थी। तो ये इस आख्यान को लिखे जाने का क्या कारण था, जबकि आप सात आसमान तो लिख ही चुके थे? और फिर रोचक बात मुझे ये भी लगती है कि सात आसमान को भी पाठकों ने पसंद किया था और बाकरगंज के सैयद को भी पाठकों ने पसंद किया। मुझे जानकारी मिली है कि उसके 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो थोड़ा सा बाकरगंज के सैयद के बारे में भी बताएं। देखिए, एक तो बात मैं आपको ये बताऊं कि कहानी या उपन्यास को निर्धारित या स्वीकृत या मान्य या प्रचलित फॉर्म में लिखने में अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई। जी, है ना। जी। अब मैं ये समझता हूँ कि सच्चाई को, यथार्थ को किसी सांचे में क्यों ढाला जाए। जिस रूप में वो आप देखते हैं उस रूप में आप अगर रखें और लोग उसको पढ़ना चाहें तो क्या बुराई है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो इससे ये आख्यान की एक शैली जो है ये बनती है। और इसको लिखने का जो कारण है, इसको लिखने का कारण है ये एक तरह से समय का इतिहास है। आप ये देखिएगा कि हर समय, यानी ये कि ये 16वीं शताब्दी से शुरू हो करके और 20वीं शताब्दी तक आता है। जी। तो इस पूरे कालखंड में जो लोग रहे हैं, लोगों की जो भावनाएं रही हैं, जो फीलिंग रही हैं, जो इतिहास रहा है, जो मान्यताएं रही हैं, उनके बारे में भी ये सवाल खड़े करता है। सवाल, उदाहरण मैं आपको देता हूँ 2। जी। एक उपन्यास में प्रसंग आता है और वो इतिहास का है कि औरंगज़ेब बड़ा नमाजी था, बड़ा कुरान पढ़ता था। जी जी। तो इस आख्यान में एक सवाल उठाया गया है कि वो कौन सा कुरान पढ़ता था। कौन सा कुरान पढ़ता था। इसके बाद जो है वो कोई कमेंट नहीं है। जी। कोई कमेंट नहीं है। ये पाठक के ऊपर है कि वो इस सवाल के गहराई को समझे। जी जी जी। है ना। जी। कि वो कौन सा कुरान पढ़ता था। 1857 में दूसरा एग्जाम्पल है। जी। लखनऊ की लड़ाई में रेजिडेंसी को चारों तरफ से क्रांतिकारी घेरे हुए थे और जो रेजिडेंसी की रक्षा कर रहा था अंग्रेज़, उसको गोली लगी, उसको तोप का गोला लगा, वो घायल हो गया, मरने वाला था। उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर ये लिख देना कि ये व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया। जी। उसके बाद आख्यान कहता है कि अब पता नहीं बहादुर शाह जफ़र की कब्र पर क्या लिखा होगा। आख्यान कुछ नहीं कहता कि क्या लिखा होगा, तो पता नहीं क्या लिखा होगा। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इस सवाल का जवाब जो है वो इतिहासकार जो हैं, इतिहासकारों के लिए ये सवाल का जवाब है ना। जी जी। जो 1857 के ऊपर सवाल खड़ा होता है। जी 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 जी। तो ये आख्यान जो है ये न केवल
मनुष्यों के, लोगों के जीवन के बारे में, बल्कि बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी जो सवाल खड़े करता है, वो इस आख्यान की एक मुख्य बात है। बिल्कुल। असगर साहब, मैंने देखा कि आपने नाटक, कहानी, उपन्यास लिखने के साथ साथ कथेतर में भी आपकी पर्याप्त दिलचस्पी रही है, और मैंने ये देखा पाया कि आपकी कई किताबें कथेतर विधाओं से जुड़ी हुई आई, जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चित हुई यात्रा आख्यान की 2 किताबें, चलते तो अच्छा था और स्वर्ग में 5 दिन। तो ये यात्रा आख्यान क्या इसीलिए लिख लिए गए कि आपको यात्राएं करने का शौक़ है और आपको यात्राएं करने का मौका मिल गया, या आपने प्रयास पूर्वक यात्राएं की और लिखा? इन दोनों यात्रा आख्यानों का, जिनका मैंने नाम लिया, चलते तो अच्छा था और स्वर्ग में 5 दिन, इनके संबंध में मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि साहब राहुल सांकृत्यायन ने तो इसको घुमक्कड़ शास्त्र कहा है। जी। शास्त्र का मतलब ये हुआ कि वो एक ज्ञान का भंडार है। जी जी जी। है ना? जी जी। ज्ञान है उसमें। तो जब आप यात्रा करते हैं, कोई भी यात्रा करता है, तो वो दरअसल बहुत से सवालों से टकराता है। जहाँ जा रहा है वहाँ का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का संगीत, वहाँ के लोग, आदि 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 बहुत सी बातें हैं। जी। और फिर उनसे हमारा क्या जुड़ाव है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है। तो इस तरह से जो यात्रा संस्मरण है, वो यात्रा संस्मरण दरअसल दूसरे लोगों को समझने और उनके अंदर जो मानवीयता है, जो मानवीय जो भावनाएं हैं उनको समझने और उनसे जुड़ने और ये बताने कि संसार एक है, मनुष्य हर जगह एक सा है। जी। मनुष्य की प्रकृति है, उसकी नेचर है कि वो दूसरे मनुष्य की सहायता करेगा। जी जी। सहृदयता है उसके अंदर भावनाएं हैं। ये जब आप देखते हैं कि ये विश्व के स्तर पर हो रहा है, संसार के हर देश के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उससे एक तरह की शक्ति मिलती है आपको। जी जी जी। है ना? जी। तो ये यात्रा संस्मरण जो है वो समझने और जीवन को जानने और उसको सशक्त करने का एक माध्यम बनते हैं। और स्वर्ग में 5 दिन तो वहाँ आपके हंगरी में रहने के अनुभवों का वर्णन है। हाँ, स्वर्ग में 5 दिन जो है वो भी कोई कहानी या उपन्यास नहीं है जी। वहाँ तो जो मुझे अनुभव हुए और जो अनुभव जो हैं वो हमारे लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं, भारत के लिए, भारत के लोगों की जानकारी, जी जी, उनके एक अच्छे संस्कार बनाने के लिए और हंगरी को समझने के लिए। तो किसी देश पर इस तरह की पुस्तक शायद आपको न मिले। जी जी। पुस्तकें मिलती हैं कि जो देश के बारे में एक वैज्ञानिक ढंग से बता रही हैं। जी जी। ऐसी पुस्तकें मिलती हैं कि जो बिल्कुल यात्रा का विवरण दे रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसी पुस्तकें जो देश के बहुत से एस्पेक्ट को, जिनको कि देख पाना कठिन है या समझ पाना कठिन है, उनकी गहराई में जाएं और उसको समझने की कोशिश करें। जी। है ना? जी जी। तो ये इस देश को गहराई से समझने की एक कोशिश है जो कि अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से आपके सामने आती है। बिल्कुल। असगर साहब, लेखन, इतनी बड़ी संख्या में आपने लेखन किया है, और आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि आपकी कई किताबें और आने वाली है, जिनमें जामिया पर लिखी गई एक किताब है, जामिया बीती, और कुछ और संस्मरणों की किताबें हैं, और भी कुछ उपन्यास हैं। तो एक तो ये है कि इतना सारा लेखन, उसके साथ साथ फिर फिल्मों से भी आपका जुड़ाव रहा है, और इधर मैंने देखा कि कोरोना से थोड़ा पहले आपके चित्रों की भी एक प्रदर्शनी लगी थी, जिसको हिंदी के और कला की दुनिया के बड़े जाने माने विद्वान प्रयाग शुक्ल ने जिसको क्यूरेट किया था। तो चित्रों में भी आपकी रुचि गति है और लेखन में भी है। तो ये एक साथ इतनी सारी रुचियां होना और इतनी सारी विधाओं में काम करना, ये सब कैसे हो पाता है, और ये मतलब इसको हम कैसे देखें, समझें?
देखिए, बहुत से ज़रूरी काम रोकना पड़ते हैं, जी है ना। जी बहुत से ऐसे काम जिन्हें दूसरे लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं वो बंद करने पड़ते हैं, जी और लोगों से मिलना जुलना भी थोड़ा सा रोकना पड़ता है। जी उसके बहुत नुकसान भी होते हैं, लेकिन समय का एक टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा ये है कि अपनी अभिव्यक्ति के अलग अलग, जब एक अभिव्यक्ति के सूत्र से आप थोड़ा सा भर जाते हैं तो दूसरे पे आते हैं, जब दूसरे पे भर जाते हैं तो फिर तीसरे पर जाते हैं, तो इस तरह से जीवंतता बनी रहती है। जी तो ये जीवंतता बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया आपने कहा। असगर साहब, बातचीत समाप्त करने से पहले एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, या मैं कहना क्या चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना पसंद करेंगे, उन श्रोताओं के लिए जो नौजवान हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ाई करके अपना कैरियर तलाश कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं, तब ये कहा जाता है बार बार कि अब लिखने पढ़ने में नई पीढ़ी की दिलचस्पी नहीं रह गई है। ऐसी सूरत में, ऐसी स्थिति में भी आप जैसे लोग लगातार लेखन का काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अनेक बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो भाई सवाल तो ये भी है ना कि आखिर लिखा किसके लिए जा रहा है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि नए पाठकों के लिए, नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे, ताकि हम आपकी बात से ये समझ सकें कि नई पीढ़ी भी अभी पढ़ने लिखने में शायद उसकी कोई रुचि है, या वो कोई इस तरफ उसका झुकाव है। देखिए, मैं ये समझता हूँ और मेरा ये पक्का विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई का कोई बदल नहीं है। जी मतलब आप पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वो न पढ़ें तो आप क्या पढ़ें ये कोई नहीं कह सकता है। कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, कोई उसका ऑडियो वीडियो पीडियो कुछ नहीं है उसका। जी किताब ही है जो आपको गंभीरता से किसी बात को समझने और आपके व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है। जी चाहे कोई जितना बड़ा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, रहेगा तो बिल्कुल। आदमी होगा तो भावनाएं होंगी। जी भावनाओं को मैनेज करने का काम कहीं नहीं सिखाया जाता सिवाय साहित्य के, सिवाय कलाओं के। जी कलाएं और साहित्य, जो संगीत, ये भावनाओं के साथ काम करता है। तो अगर आप अपने विचारों को, भावनाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो साहित्य से जुड़े रहिए। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सही आपने कहा। एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा असगर साहब कि आप दुनिया भर में घूमे हैं, दुनिया भर के लेखकों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपकी अपनी पसंद के लेखक कौन कौन से हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं क्लासिक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। जी क्लासिक्स जो हैं उनसे जितना सीखने को, जानने को मिलता है, उतना और किसी चीज़ से नहीं मिलता है। जी क्यों? उसकी वजह ये कि वो टाइम टेस्टेड होते हैं। हम्म। समय के प्रभाव से, समय के आघात से वो बच गए। तो इसका मतलब ये कि उनके अंदर कोई ऐसी जान है, कोई ऐसी बात है उनके अंदर जो आपको सीखनी है। अब ये है कि आप कहें समकालीन लेखकों में हिंदी में कौन से लोग आपको पसंद हैं, तो काफ़ी लेखक हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं जो नाम लेना चाहूँगा, पर ये रेणु है, रेणु का नाम लेना जी चाहूँगा। जी रेणु एक बड़े विशिष्ट टाइप के, विशेष लेखक रहे हैं। निर्मल वर्मा का नाम लेना चाहूँगा। निर्मल वर्मा, वो भी अलग तरह के लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे। इसी तरह से नाटकों में हैं, जैसे कि मोहन राकेश हैं। बिल्कुल। मोहन राकेश के नाटक हैं, और भी मतलब सूची और बड़ी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही नाम मुझे याद आ रहे और हैं। अगर कोई मैं विदेशी लेखकों के बारे में पूछूं, अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के, यदि देखिए, आप। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्लासिक्स हैं ठीक ठीक। किसी भी भाषा के, तो क्लासिक्स पढ़ने में ही मुझे ज़्यादा रुचि है। और ऐसा लेखन भी नहीं पढ़ता मैं कि जो लेखकों के लिए लिखा गया है। ऐसा लेखन जो केवल लेखकों के लिए है, उनको नहीं पढ़ता हूँ। जी क्योंकि मैं अपने को लेखक मानता ही नहीं, तो उन्हें क्यों पढ़ूँगा। तो जो लोगों के लिए लिखा गया है वही पढ़ने में रुचि रहती है ज़्यादा। ठीक बात है।
और एक सवाल ये भी कि जो अभी समकालीन समय में हमारे दौर में जो कुछ लिखा जा रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, नए लेखकों के बारे में भी और पूरी, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि कंटेम्प्रेरी राइटिंग के बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आपका क्या पर्यवेक्षण देखिए, है? ऐसा है कि लेखक को ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जी कि वो पाठक के लिए लिख रहा है ना। पाठक के लिए जो नहीं लिखता है, जो लेखकों के लिए या आलोचकों के लिए लिखता है, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और मैं ये यंग लोगों को ये राय नहीं दूंगा कि वो ऐसा लिखें जो केवल प्रबुद्ध लोगों के ही लिए हो, जो केवल आलोचकों के लिए ही हो, आम पाठक के लिए ना। आम पाठक को जब तक आप अपील नहीं करेंगे, आप बड़ा भी नहीं लिख सकते, जी अच्छा भी नहीं जी हो जी सकता है तात्कालिक कोई लाभ हो जाए आपको, जी लेकिन तात्कालिक लाभ के अलावा कोई बड़ा उससे फ़ायदा नहीं है। जी तो जी इसलिए पाठक को ध्यान में रखकर नए लेखक लिखें, अच्छा लिखें। मैं ये नहीं कहता कि फार्मूलाबद्ध हो, मैं ये नहीं कहता कि सरलीकरण हो, मैं ये भी नहीं कहता कि उसमें कलात्मकता न हो, सब कुछ हो, लेकिन ये है कि वो पाठक के लिए हों। ठीक बात है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं असगर साहब, और श्रोताओं से मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि वो असगर वजाहत जी के जैसे लेखकों को पढ़ें, हमारे समय को, हमारे देश को, हमारे समाज को और अच्छे से जान सकेंगे और अच्छे से उसके बारे में अपनी सही समझ बना सकेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे साहित्य को पढ़कर, ऐसे लोगों के साहित्य को पढ़कर हम ज़्यादा बेहतर मनुष्य बन सकेंगे, ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।